गाइस, मैं वंश कथुरिया आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है वीकेस केमिस्ट्री। और हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम और आज बारी है उसके पार्ट 7 की। देखते ही देखते हम पार्ट 7 पे पहुंच गए। क्यों जी? देखिए, पार्ट 7 में हम क्या पढ़ेंगे आज। हम पढ़ेंगे मेनली लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। उससे रिलेटेड आपको एक न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा और बोहर मॉडल है उसके कुछ पोस्टुलेट्स उन्होंने क्या दिया हमें उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, बिना वक्त ज़ाया करते हुए चलिए पधारिए और आगे बढ़ते हैं और चैप्टर को तो एकदम फिनिश कर देंगे अच्छे से। अभी आगे कुछ पार्ट्स हैं बट अच्छे से फिनिश करके कर देंगे चैप्टर और अच्छे से इसको स्टडी करेंगे और केमिस्ट्री में मास्टरी करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है मेनली लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन छोटा सा एटम। चलो शुरू करते हैं। देखिए, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में हमें क्या बताने की कोशिश की जाएगी वो देखिए। आप सबसे पहले हुआ क्या था, ये बात है सन मुझे भी याद नहीं, किया गया था ये काम सारा का सारा हमारे भाई साहब बाल्मर जी के द्वारा। पता नहीं क्या था पूरा नाम, एक सेकंड नाम लिख लूं। बाल्मर जी ने किया था ये सारा का सारा काम। पता नहीं कौन सी ईस्वी में किया था, कौन से सन में किया, कौन सी ईयर में किया, उसकी नॉलेज तो मुझे भी नहीं है। मतलब है, आपको बताता हूँ एक बार, भी एक बार याद सा नहीं आ रहा। देखो, बाल्मर ने एक हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनाने का एक तरीका दिया। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनाया उस बंदे ने, हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम। फिर उसने उसमें कई सीरीज आई, उसने उसमें विजिबल रेडिएशंस देखी, काफ़ी कुछ देखा। वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद और भी लोग आए लाइमन रिडबर्ग नाम से। ठीक है, उन्होंने इसमें अपना अपना योगदान दिया। अब क्या योगदान दिया वो देखने के लिए बने रहिए और बस बने रहिए, चलते हैं। देखिए क्या थी बात। बालमरिन 1887 मतलब 1887 में, है ना, 1887 उसमें उसने कहा था कि अगर हम इलेक्ट्रिक करंट को हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से पास करेंगे, इफ वी पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हम देखेंगे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टूट जाता है और हाइड्रोजन एटम बन जाता है। क्या बात बताइए। And when hydrogen atom release the absorbed energy, a spectrum is recorded. ओके, देखिए क्या कह रहा है। सपोज करो, सपोज ही करना है, ये है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल यानी कि H2। इसके अंदर हमने डाली करंट। ठीक है, अब कहाँ से डाला करंट देख लो, कोई भी इलेक्ट्रिक सोर्स से। ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल स्प्लिट हो गया हाइड्रोजन के एटम्स में। ठीक है, जब हमने इसके अंदर करंट डाला, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टूटा, थोड़ी इसके अंदर एनर्जी भी आई होगी। जब वो जो हाइड्रोजन एटम वो एनर्जी जब रिलीज करेगा, तब हमारे सामने एक स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हुआ। मतलब स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हुआ काफी सारी लाइंस का। मतलब थोड़ा सा अजीब सा भी लगा कि काफी सारी लाइंस का स्पेक्ट्रम ऑब्टेन हुआ कैसे हाइड्रोजन से। क्योंकि देखो, जैसे हाइड्रोजन है उसके पास होता तो वन ही एटम है, सॉरी मतलब वन ही इलेक्ट्रॉन है, फिर भी उसे काफी सारी लाइंस दिखी इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो ये थोड़ी चिंताजनक की बात थी। मतलब जैसे आपको पता है स्पेक्ट्रम मतलब कई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बन सकता है, जैसे विजिबल रेडिएशंस, कॉस्मिक रेज, इंफ्रारेड रेज, कई रेज होती हैं। उस भाई साहब ने ऑब्जर्व किया था विजिबल रेडिएशन का। उसने विजिबल रेडिएशन का स्पेक्ट्रम ऑब्टेन किया था। ठीक है, मतलब वो सारे के सारे, जैसे अभी आपको बताया जैसे कई होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसने सारी मतलब हर एक से लाइंस निकली होंगी स्पेक्ट्रम की, तो उसने सारी लाइंस ऑब्टेन वो नहीं कर पाया बेचारा। उसने सिर्फ और सिर्फ विजिबल रीजन में के लिए में जो स्पेक्ट्रम बना वो ऑब्टेन कर पाया और उसने उस लाइन को अपना नाम दे दिया बाल्मर सीरीज। अब ये सब क्या है, थोड़ा बहुत चर्चा हम और आगे कर रहे हैं, सब्र रखिए, फील लाऊंगा पूरा अच्छे से।
ठीक है, ये एक फॉर्मूला सा मिला है हमें। ये जो आपको न्यू बार दिख रहा है ये वाला, ये है वेव नंबर। मतलब उसने वेव नंबर का कोई रिलेशन दिया। वेव नंबर इज इक्वल टू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, वेयर आर इज रिडबर्ग्स कांस्टेंट नॉट बाल्मर्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू है 109677। ये क्या हुआ सर फील नहीं आ रहा, फील लाओ, लाना पड़ेगा। देखो मैंने तो भी आपको सिंपल बताया ही है। अब आप ये पूछोगे कि n1 क्या n2 क्या, आइए आगे समझ आएगा ये सब कुछ। आगे मैंने एक डायग्राम सा बनाया हुआ है, उसमें आप अच्छे से ये बात को समझ पाएंगे। मैं जैसे रिडबर्ग कांस्टेंट ने भी इसके अंदर कुछ योगदान दिया था, मैंने आपको बताया था ना, लाइमन रिडबर्ग पता नहीं क्या क्या बोल के चले गए। उसने वेव नंबर और रिडबर्ग कांस्टेंट खुद का बना के कोई रिलेशन दे दिया। कैसे दिया, क्यों दिया, ये n1 n2 है क्या, ये मेन बात है जो हमें जाननी है। तो चलिए अब कुछ आपको अपनी स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, शायद यहाँ पर लाइनमैन के वाली लाइन नहीं दिख रही। ये यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है ना, n की वैल्यूज लिखी हुई हैं, वैसे लाइनमैन वाली लाइन में है n की वैल्यू 1 है। आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर n की वैल्यू है 1, मैं लिख देता हूँ। देखो था क्या बेसिकली, वो फॉर्मूला क्या कहता है, मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। वो फॉर्मूला क्या था देखिए, एक सेकेंड। न्यू बार इज इक्वल टू आर रिडबर्ग्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू थी 109677 ब्रैकेट 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अभी थोड़ा टेढ़ा लिखा जा रहा है, आप लोगों ने सीधा ही लिखना है, ठीक है। ये था हमारा फॉर्मूला। देखिए क्या कहते हैं, मेनली जो हमारा लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन है काफ़ी अच्छे से उसने भी एक्सप्लेन किया था हमारे बोहर मॉडल में। हम इसे और अच्छे से समझेंगे कैसे बोहर मॉडल ने इसको एक्सप्लेन किया, बट एक बार के लिए वहीं से चाहे थोड़ा मतलब आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं एक बार। देखो एक्चुअली यहाँ पर हो क्या रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हो क्या रहा है, जैसे ये कोई मान लीजिए हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का आइटम है, ये बीच में न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा, सपोज कीजिए ये है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आगे और भी शेल्स होंगी। हमें आगे बोहर मॉडल ने वैसे बताया, बोहर ने बताया था कि ये जो उनकी शेल्स होती हैं ऑर्बिटल्स, इनकी एनर्जी के बारे में कुछ बताया। एक्चुअली हुआ क्या, एक बार के लिए समझ लीजिए, इसके बारे में फिर बताऊंगा। कि जब हम एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रॉन को, अब ये उसकी ग्राउंड स्टेट में है, मतलब कि न्यूक्लियस के पास वाली स्टेट में, मतलब उस ऑर्बिट में है जो न्यूक्लियस के पास है, मतलब हम उसे इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट कहेंगे। जैसी एनर्जी उस ग्राउंड स्टेट वाली इलेक्ट्रॉन पे पड़ेगी, वो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर स्टेट में, मतलब हायर ऑर्बिट में। अगर मान लो फर्स्ट ऑर्बिट में तो सेकंड ऑर्बिट में जाएगा या थर्ड में जाएगा, ठीक है, एक्साइट होगा। और एक्साइटेड स्टेट में उसके पास एनर्जी आती है, और जब एनर्जी आती है तब स्टेबिलिटी चली जाती है। आप लोगों को पता होगा कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो वो फिर से मान लो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में गया, तो वो फिर से ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेगा और आके दिखाएगा। मतलब एक्साइटेड स्टेट में वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकेगा और फटाफट अपने असली वाले घर में आ जाएगा। तब वो घर में आएगा, एनर्जी रिलीज करेगा, वो एनर्जी रिलीज करने के कारण ये सब हमें मतलब स्पेक्ट्रम सा हमें मिलेगा। ये बात थी। ये जब मतलब वो जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी जब वो रिलीज करेगा ग्राउंड स्टेट में आने के बाद, तब उस एनर्जी से कोई स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का स्पेक्ट्रम मिलता है, उसे ही हम कहते हैं हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो बना। देखिए यहाँ पर आपको n इज इक्वल टू 2 में दिख रहा होगा बाल्मर का नाम। हुआ क्या, देखिए जैसे मान लो बाल्मर है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, फिर यहाँ पर मतलब देखिए ये जो एक्साइटेड स्टेट्स हैं ये सारी की सारी, मान लो कभी n इज इक्वल टू 6 तक पहुंचा, 5 तक पहुंचा, वहां से जब ये वापस आएगा और वहां से आकर जब सेकंड स्टेट में रुक जाएगा, सपोज करो मतलब यहाँ पर ग्राउंड स्टेट में था पहले,
एक्साइट होकर गया ये n इज इक्वल टू 6, मतलब 6th ऑर्बिट में गया। 6th ऑर्बिट से ये अगर बाल्मर में वापस आ रहा है, या फिर 5th ऑर्बिट से मतलब 2nd ऑर्बिट में वापस आ रहा है, और 4th ऑर्बिट या 3rd ऑर्बिट से जब ये 2nd ऑर्बिट के अंदर आएगा, मतलब एक्साइट होकर गया फर्स्ट से, गया 6th में और आया 2nd ऑर्बिट में। जब 2nd ऑर्बिट में आएगा उसके कारण जो एनर्जी रिलीज होगी, तब हमें स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होगा। वो जो हमें लाइंस दिखेंगी स्पेक्ट्रम की, वो थी हमारी बाल्मर सीरीज। आई थिंक सो बच्चों को समझ आ गया होगा, ये कंसेप्ट है थोड़ा ऐसा, ठीक है। और मान लो लाइमन सीरीज मतलब फर्स्ट से एक्साइट होकर गया हायर ऑर्बिट में, और दोबारा से मतलब फर्स्ट के अंदर ही आ रहा है, मतलब कहीं से भी एक्साइट होके उस ऑर्बिट के अंदर, अपर ऑर्बिट से नीचे वाली ऑर्बिट के अंदर आएगा, और तब जो एनर्जी निकलेगी उससे स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होगा, और वही है हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और वो आने में, हाइड्रोजन में भी ऑर्बिट्स तो कई होते हैं, हालांकि एक इलेक्ट्रॉन है आई नो, बट ऑर्बिट्स कई होते हैं। तो फिर अलग अलग ऑर्बिट्स में जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो उनसे हमें अलग अलग तरह के स्पेक्ट्रम देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा लगता है फील आने लगे है ना। नहीं आया तो बता देना भाई, कमेंट बॉक्स के जरिए, और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। एक्साइट होके दोबारा से आ गया, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। आने के बाद अब क्या, एनर्जी रिलीज हुई, उससे हमें स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी, मतलब यहाँ पर आया तो काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, है ना, क्योंकि यहाँ पर तो एनर्जी सबसे कम होगी। एनर्जी पहले उसके पास काफ़ी थी, मतलब काफ़ी बड़े बड़े ऑर्बिट्स में एनर्जी काफ़ी थी, यहाँ पर आया काफ़ी एनर्जी गई, तो किसी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की हमें सीरीज ही दिखेंगी। और जैसा कि मैंने आपको एक बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में बताया था कि कई तरह की होती हैं, वैसे ही जब यहाँ पर आएगा, यहाँ पर लाइमन सीरीज तक मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा, तब जो से हमें स्पेक्ट्रम की जो हमें लाइंस देखने को मिलेंगी वो होंगी यूवी, मतलब यूवी रीजन में। ये लाइन से लाइक करेंगी हमारे यूवी रीजन में, ये मैंने राइट नहीं किया, करना चाहिए था, सॉरी। ये यूवी रीजन में लाइक करती हैं, मतलब यहाँ पर आएंगी जो यूवी, अल्ट्रा वायलेट, और बाल्मर में विजिबल रेडिएशन, विजिबल दिख रहा है क्या, और पैस्चन मतलब थर्ड ऑर्बिट में मतलब इसका मतलब ये है, वैसे बेसिकली बता रहा हूँ फिर से, थर्ड ऑर्बिटल में मतलब लाइंस गिरी, स्पेक्ट्रम बना, वो स्पेक्ट्रम में ऑब्टेन होगा हमारे एक सेकंड, हाँ, इंफ्रारेड रीजन में, IR, और ये ब्रैसेट और पीफन होते हैं फार IR, ठीक है। मतलब हमें ना ये 2-3 रीजन्स के नाम याद करने होते हैं, कि पूछ लेते हैं कि पीफन रीजन से मतलब 5th ऑर्बिट से आया और यूवी रीजन में स्पेक्ट्रम बन रहा है, तो हमें पता है उसमें हमारी लाइमन सीरीज है वो, और उसमें हमें n की वैल्यू 1 लेनी है, इसके लिए हमें इनके रीजन के नाम याद करने पड़ते हैं। मतलब आया फर्स्ट रीजन, मतलब n इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिट में आया, लाइमन सीरीज बनेगी, और वो बनती है हमारी यूवी रीजन में मेनली, बाल्मर में विजिबल रीजन, और पास्चन में इंफ्रारेड रीजन, और उसमें फार IR मतलब फार इंफ्रारेड जो भी, ठीक है। मेनली तो आपको ये n का समझना होता है, मतलब बस वो बताएंगे आपको सीधा क्वेश्चन में भी कि विजिबल में गिरा तो आपको ये मानना है ये वे, ठीक है। देखिए यहाँ पर आगे एक न्यूमेरिकल आ गया, मैंने आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करनी मेरे से रह गई, एक सेकंड। देखो आपको वो सारी की सारी लाइन सब दिख रही थी, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पैस्चन सीरीज, काफ़ी कुछ दिख रहा था मुझे पता है। देखो जब लाइमन सीरीज है, मतलब लाइमन सीरीज जिसमें n की वैल्यू 1 थी, अब फॉर्मूला क्या था पहले ये बताओ। मतलब फॉर्मूला में ये था ना 1/n1² -1/n2², वो आर ब्रैकेट में था, मतलब आर ब्रैकेट के बाहर था रिडबर्ग्स कांस्टेंट, वो सब कुछ तो ठीक है। इसमें n1 और n2 क्या है ये मैं आपको नहीं बताया था मैंने, सॉरी। देखिए लाइमन सीरीज की अगर मैं बात करूं, जो मतलब सबसे छोटी वाली सीरीज है जिसमें हमें यूवी रीजन में मतलब हमारा स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है, उसमें n1 जो होगा उसकी वैल्यू होगी 1, मतलब
n1 के प्लेस पे आपको वो नंबर पुट करना है जिसमें वो सीरीज लाई कर रही है। n1 वो है, मतलब n1 ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है ना। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन का एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं पूरा क्वेश्चन में बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। फ्रॉम n इज इक्वल टू 5 स्टेट टू n इज इक्वल टू 2 स्टेट, मतलब कि ये फिफ्थ से सेकंड में आ रहा है, जिसमें आ रहा है वो n1 की वैल्यू है। ठीक है, अगर फॉर लाइनमैन की बात करूँ, n1 की वैल्यू 1 और n2 की वैल्यू, मतलब जहाँ से आ रहा है, यानी कि n2 इस केस में होगा हमारा 5। बट अगर मैं वैसे एक बार नॉर्मली लाइनमैन सीरीज के लिए बात करूँ तो n2 की वैल्यू वो कहाँ से आ सकता है, आने को तो सेकेंड ऑर्बिट से भी आ सकता है, थर्ड ऑर्बिट से भी आ सकता है, फोर्थ से भी, मतलब किसी भी ऑर्बिट से आ सकता है, मोटी मोटी बात अगर मैं आपको बताऊं तो। ठीक है, ये था हमारा लाइनमैन, ये लाइनमैन सीरीज के लिए n1 की वैल्यू लाइनमैन के लिए 1 और n2 की वैल्यू उससे आगे वाली जितनी भी। वैसे ही आगे सीरीज हमारी बाल्मर सीरीज जिसने मेन काम किया था 1887 में, उसके लिए n1 की वैल्यू 2 और n2 की वैल्यू उससे आगे वाली। ये सब मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर पाओ। आइए अब सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन। ठीक है, मैंने इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल दिया था बच्चों की प्रैक्टिस के लिए। थोड़ा ना न्यूमेरिकल से पता चल जाता है कि हाँ क्वेश्चन किस हिसाब से आते हैं, एंड दैट्स गुड फॉर कंसेप्ट ऑल्सो। समझ आ जाता है कि हाँ यहाँ पर ये कंसेप्ट हमें लगाना है। ओके चलिए चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हमारा न्यूमेरिकल। देखिए इस न्यूमेरिकल में क्या है। हाँ जी, व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ ए फोटोन emitted during a transition from n is equal to 5 state to n is equal to 2 state। मतलब आ रहा है 5 मतलब फिफ्थ ऑर्बिट से, और मतलब और आना है उसे सेकंड ऑर्बिट में, यानी कि इस क्वेश्चन में हमारे ये है हमारी n1 की वैल्यू और ये है n2 की। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, मतलब हाइड्रोजन एटम है तो मतलब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का ही फॉर्मूला लगाएंगे। वो क्या था, न्यू बार इज इक्वल टू, रिडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू में डायरेक्ट लिख रहा हूँ 109677 ओके इनटू मतलब जो भी आपका था 1/n1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 4 माइनस 1/n2 का स्क्वायर वो है बनेगा हमारा 25/5 का, तो 1/25। ठीक है, और इसके यूनिट क्या होते हैं हमारे वेव नंबर के, इस केस में है आपके सेंटीमीटर इनवर्स, वो आपको बताया था मैंने एक बार, वो 1/वेवलेंथ होती है ना। और हमें निकालना वैसे ही फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है, तो पहले मैं वेव नंबर निकाल रहा हूँ। ये सारी की सारी गुचड़गु कैलकुलेशन आप करोगे तो आपको एक प्यारा सा आंसर मिलेगा, वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 23032, क्या हो गया, क्या हो जाता है हमारे पेन को, 23032 पॉइंट, ये पॉइंट है जी बिंदु, 0.2 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ओहो मेरी राइटिंग क्या हुआ तेरा। हमारे पास वेव नंबर आ गया, और एक बार आपको बताया होगा मैंने कभी, वेव नंबर मतलब हमारे वेवलेंथ का इनवर्स यानी कि 1/लैम्डा, मतलब आप कर दो, अगर आपको लैम्डा निकालना है तो इसको 1 से डिवाइड कर दो। ठीक है जी, कर देते हैं, 1 से डिवाइड करो, आपका आंसर आएगा लगभग आंसर आएगा 434 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। एक सेकेंड, -7 सेंटीमीटर। ओके, मुझे इसको मीटर, सॉरी गाइस थोड़ा पंगा पड़ गया था।
तो हमारे पास वेवलेंथ आई थी, थोड़ा सोल्व करके वेव नंबर को 1 से डिवाइड करके आया था 434 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, कोई एवरेज से हमारा आंसर आया था। इसको अगर हमने मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें लिखना होगा, इसको 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करना होगा। -2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो तो यहाँ बन जाएगा 10⁻⁻9। 9 है भैया, देख लेना, सेंटीमीटर टू मीटर जाए ना, और इंटू 10⁻⁻9 दिख जाए तो ये क्या होता है हमारा नैनोमीटर। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 10⁻⁻9 को हटा दूं अगर मैं तो यहाँ बनेगा नैनोमीटर। एक सेकेंड, इस सबको भूल जाओ। 434 नैनोमीटर आ गई हमारी वेवलेंथ। We did it। खुश मत हो, फ्रीक्वेंसी भी निकालनी थी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी वी नो दैट C इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। देखो ये वाले फॉर्मूले से रिलेटेड मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी कराए थे ना, इंपॉर्टेंट है। वेवलेंथ है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, क्या बनेगी हमारी फ्रीक्वेंसी C अपॉन लैम्डा। C की वैल्यू पुट करो और इसकी पुट करो, क्या कहते हैं लैम्डा की, वो पुट करो, आएगा आंसर। इसको पुट करो आप, C को 3 इंटू 10⁸8। ठीक है, सब कुछ हम SI यूनिट में ही लेंगे ना, फॉर अवर कन्वीनियंस एंड फॉर सामने वाले की कन्वीनियंस, फॉर एग्जामिनर की कन्वीनियंस, बिकॉज SI इज ग्रेट माय फ्रेंड्स, ग्रेट। ठीक है, और आगे करो आप लैम्डा की 434, और नैनोमीटर है तो मैं फिर से इसको लिख सकता हूँ, वो तो मैंने आंसर लिखने के लिए नैनोमीटर बताया था, लिख देना, बाकी सॉल्व करने वक्त मीटर में ही लो, फायदे में रहोगे। इसको भी सॉल्व कर दो भाई, बहुत बड़ी कैलकुलेशन सी बनेगी, करोगे आंसर आएगा 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 6 पॉइंट, एवरेज से आंसर बता रहा हूँ 6.9 इंटू 10⁻15 पर सेकंड, या हर्ट्ज, जो भी आपको बोलना है, जो भी आपको अच्छा लगता है। ठीक है, ये हमारे पास आ गई वैल्यू हमारे फ्रीक्वेंसी की भी। तो ये जो न्यूमेरिकल था वो हुआ समाप्त। प्यारा सा था न्यूमेरिकल, तो प्यारा बच्चा, क्यों जी। अब मैं सब कुछ इरेज कर रहा हूँ। चलो ठीक है गाइज, आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ आ गया, वेरी गुड, थैंक यू। आपको होप सो समझ आ गया होगा एकदम अच्छे से हमारा लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा प्यारा सा बोहर मॉडल ऑफ एटम, जो दिया था नील बोहर अंकल जी ने। इस मॉडल के लिए हमने बड़ी मेहनत मशक्कत की है, अच्छे से करना है, एकदम मजा आ जाना चाहिए। देखिए आप लोगों के सामने आ गए हैं पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर। चलो बहुत हो गए ड्रामे। क्या कहता है ये मॉडल, देखो बोहर मॉडल ये कहता है, ये कोई हो गया हमारा न्यूक्लियस, उसके बाहर जो से इलेक्ट्रॉन्स है, क्या हो गया, चलो कोई नहीं, मान लेना। ठीक है, ये हैं ऑर्बिट्स। ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे फिक्स्ड ऑर्बिट्स होती हैं, फिक्स्ड। इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स के अराउंड ही हमारा इलेक्ट्रॉन गोते खाता है, घूमता रहता है, और ये होते सर्कुलर है, मैंने एलिप्टिकल या फिर यार कुछ भी रेगुलर शेप मेरे से बन गया, सॉरी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूव इन ए सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ होते हैं, इनका फिक्स्ड रेडियस होता है, अलग अलग ऑर्बिट्स, उन सब का फिक्स्ड रेडियस, उनके अराउंड इलेक्ट्रॉन यूं 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 करते रहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज विद टाइम। ठीक है, सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर है फर्स्ट ऑर्बिट में, यहाँ बैठा है, टाइम बीतता जा रहा है, सालों साल बीत गए, कोई इसके अंदर कोई कमजोरी नहीं, कोई एनर्जी और नहीं, एनर्जी इस ऑर्बिट के अंदर सेम रहेगी। मजे की बात यह है कि एनर्जी का चेंज सिर्फ और सिर्फ तभी आएगा जब ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम दिस ऑर्बिट टू ऊपर वाले ऑर्बिट में,
मतलब एनर्जी सिर्फ तब चेंज करती है जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर या लोअर स्टेट में। जैसे मैंने आपको वो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में बताया था कि वो जाता है ऊपर वाली स्टेट में, वहां पर उसके पास एनर्जी ज़्यादा होती है, नीचे आता है एनर्जी रिलीज कर देता है, स्टेबल हो जाता है और उससे हमें स्पेक्ट्रम मिलता है। ये सब कुछ बताया ना मैंने। ओनली एनर्जी चेंजेस व्हेन इलेक्ट्रॉन्स जंप्स टू हायर और लोअर स्टेट, मतलब हर एक ऑर्बिट के पास अपनी अलग अलग एनर्जी है, सिंपल सी बात। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड इन ट्रांजिशन जो भी इज। अच्छा, फॉर्मूला मान लो, मतलब यार ये फॉर्मूला आपके काम आएगा, इससे हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वो आपको बताता हूँ बाद में कैसे। ये फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला है, जो सी फ्रीक्वेंसी है वो होती है, मतलब इसके पास अपनी एनर्जी होगी, इसके पास मतलब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की अपनी एनर्जी और दूसरे ऑर्बिट के पास अपनी एनर्जी, दोनों की एनर्जी का डिफरेंस लो और उसे प्लैंक्स कांस्टेंट h से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास आएगा फ्रीक्वेंसी। देखिए बड़ा सिंपल सा है, जैसे हमने पहले पढ़ा था एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में वही है। यहाँ पर हमने वो चेंज इन एनर्जी लिया हुआ है बस। और जो सा ऑर्बिट है जो न्यूक्लियस के पास होता है, जिसमें बार बार ग्राउंड स्टेट बोल रहा था, उसकी एनर्जी कम होती है, उसकी मतलब फिर वहां पर ज्यादा स्टेबिलिटी होती है ना, कम एनर्जी ज्यादा स्टेबिलिटी। और पोस्टुलेट का एक काफी अहम पॉइंट, थोड़ा इरेज कर देना अभी। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल, इज लिखाना था यहाँ पे। देखो इसका इलेक्ट्रॉन है वो घूम रहा है, जूम 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 जूम, जो सा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका कोई एंगुलर मोमेंटम भी होगा। ठीक है, जो सा एंगुलर मोमेंटम है वो उसकी वैल्यू होनी चाहिए एन एच अपॉन एच है भाई, ये देख लेना, एन एच अपॉन 2 पाई। यहाँ पे लिखा इस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, मतलब इसका मल्टीपल, यानी कि किसी और से मल्टीप्लाई करें 1 से 2 से, उसका इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए हमारे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू। ठीक है, ये उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा उसका मोमेंटम यही होगा एंगुलर। ओके, यानी कि अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करें तो मतलब ये n की वैल्यू 1 पुट करने का मतलब ये है कि वो फर्स्ट ऑर्बिट में उसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई, सेकंड में h अपॉन पाई, जैसे 2 से 2 कट जाएगा ना, यहाँ पर n की जगह आप 2 पुट करोगे। ठीक है, यही सिंपल से पोस्टुलेट से बोर्स मॉडल के इजी है इनको समझना यार। आगे इसकी कुछ एप्लीकेशन आती है, हमें एक दो चीजें एक्सप्लेन करता है, अब उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। ठीक है, तो बोहर जी का मॉडल पढ़ने के बाद कैसा लग रहा है मेरे दोस्तों, बताओ ना। चलो, बोहर का मॉडल के पोस्टुलेट्स तो बेसिकली हम समाप्त कर रहे हैं, और पोस्टुलेट समाप्त करने के साथ साथ मैं आज की वीडियो तो एक बार समाप्त कर रहा हूँ। अगली वीडियो में जो इसका अगला पार्ट आएगा, पार्ट नंबर 8, उसके अंदर हम पढ़ेंगे मेनली हमारे उसकी बोर मॉडल की यूजफुलनेस, लिमिटेशंस और कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अगली वीडियो के लिए भी तैयार रहिए और खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, एंड स्टे सेफ, बी हैप्पी, और सबको खुश रखिए, एंड डोंट ट्रबल एनीवन। ओके, so bye bye guys, bye।